नमस्ते बच्चों, आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने आधारभूत सिद्धांत साझेदारी के उसके थ्योरी पोर्शन पर हमने डिस्कस किए थे कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप फर्म क्या है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनके बीच में किस प्रकार की पार्टनरशिप डीड होती है, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था। अब हम आते हैं कि साझेदारों के द्वारा अपने लेखे अपना हिसाब किताब किस प्रकार से रखा जाता है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर्स में आधारभूत सिद्धांत के अंतर्गत यहाँ पे हम देखेंगे, पहला बनता है यहाँ पे लाभ हानि नियोजन लेखा। बच्चों, आप लोगों ने क्लास 11th में अंतिम लेखे पढ़े थे अपन, जिसमें हमने पढ़े थे व्यापार लेखा, लाभ हानि लेखा और स्थिति विवरण। तो पार्टनरशिप फर्म भी अपने ये 3 अकाउंट भी बनाती है, व्यापार लेखा बनाती है, लाभ हानि लेखा बनाती है, लेकिन एक अतिरिक्त अकाउंट बनाती है, वो होता है लाभ हानि नियोजन लेखा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस लेखे के अंतर्गत केवल उन्हीं मदों को लिखा जाता है जो स्वामी को भुगतान किया जाता है, अर्थात पार्टनर्स जो हैं वो व्यापार के क्या है, स्वामी हैं। अगर पार्टनर्स अगर स्वामी हैं तो उनको पूंजी पर ब्याज मिलेगी, उनको वेतन मिलेगा, उनको कमीशन मिलेगा, उन सब का उल्लेख किसमें किया जाता है, लाभ हानि नियोजन लेखे में। अर्थात पार्टनरशिप फर्म अपने अंतिम खाते में 4 अकाउंट बनाती है, व्यापार लेखा, लाभ हानि लेखा, लाभ हानि नियोजन लेखा और स्थिति विवरण बैलेंस शीट बनाती है। तो यहाँ पे हम केवल किस पे ध्यान देंगे, पार्टनर को मिलने वाली राशियां आदियों के लिए, इसलिए यहाँ पे केवल क्या बनाया गया है, बनाया जा रहा है लाभ हानि नियोजन लेखा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये जस्ट मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से बनता है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण लेखा बनाया जाता है साझेदारों के पूंजी लेखे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें ये दिखाया जाता है कि वर्तमान में साझेदार की पूंजी कितनी है, उसको कितना पूंजी पर ब्याज मिला, उसकी पूंजी बढ़ गई है कि कम हो गई है, इन सब बातों की जानकारी किससे मिलती है, साझेदारों के पूंजी लेखे से। तो साझेदारों के पूंजी लेखे बनाने की यहाँ पे 2 पद्धति बताई गई है। एक पद्धति बताई गई है स्थिर पूंजी पद्धति, फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स, और दूसरी पद्धति बताई गई है जब पूंजी परिवर्तनशील हो, जब पूंजी फ्लक्चुएशन स्थिति में हो। जब पूंजी स्थिर होती है तो उस समय 2 लेखे बनते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और साझेदारों के चालू खाते पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और जब पूंजी स्थिर होती है एक ही अकाउंट बनता है जो साझेदारों का पूंजी खाता बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 2 अकाउंट बनाए जाते हैं। और इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे लाभ की गारंटी, अगर साझेदारों को लाभ की गारंटी दी जाती है तो उसको किस प्रकार से बनाएंगे। और एक पढ़ेंगे अगर पूर्व में हमसे कोई गलती हो गई है, भूल हो गई है, तो उसके सुधार के संबंध में समायोजन किया जाता है। इस प्रकार इसमें 4 चैप्टर्स 4 भागों को बांटा गया है। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं लाभ हानि नियोजन लेखा किस प्रकार से तैयार किया जाता है, और उसमें कौन कौन सी मदों को लिखा जाता है, और उसका लाभ हानि होता है, उस पर बिजनेस में लाभ हानि होता है, तो उसका किस प्रकार से साझेदार आपस में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, भागों को बांटते हैं। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे बेटा बच्चों, क्या पढ़ेंगे, लाभ हानि नियोजन लेखा किस प्रकार से बनाया जाता है। क्या बना रहे अपन लोग, लाभ हानि नियोजन लेखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका प्रारूप होता है, अकाउंट्स बना रहे हैं, लेखा है, तो लेखे में क्या होता है, 2 पक्ष होता है। आप सबको मालूम है, आप लोग 11वीं में पढ़ चुके हो, अकाउंट्स में क्या होते हैं, 2 पक्ष होता है। यहाँ डेट का कॉलम नहीं होता है क्योंकि वर्ष के अंत में बनाया जाता है। अगर 31 दिसंबर को बना रहे हैं तो 31 दिसंबर, या 31 मार्च को बना रहे हैं तो 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए, समाप्त वर्ष के लिए, मतलब ये कब बनाया जाता है, वर्ष के अंत में, ईयर एंडिंग में बनाया जाता है, साल के आखिरी में बनाया जाता है। इसका कॉलम्स होता है, 2 पक्ष होते हैं, एक होता है पर्टिकुलर्स जिसको हम विवरण बोलते हैं, दूसरा होता है राशि अमाउंट,
और क्रेडिट साइड में भी से हमारा काम होता है पर्टिकुलर विवरण और राशि अमाउंट। तो इसके दो पक्ष होते हैं। कौन कौन सा पक्ष होता है? डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। सबको समझ में आया बच्चों? ये हमारा क्या है, इसका फॉर्मेट है लाभ हानि नियोजन खाते का। इसमें दो पक्ष होते हैं, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। डेबिट पक्ष पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट्स। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको प्रश्न में दिया रहता है कि लाभ, जैसे मैंने बताया है कि ये व्यापार लेखा बनाते हैं, लाभ हानि लेखा बनाते हैं, तो इनको लाभ हानि लेखे से जो प्रॉफिट हुआ रहता है वो प्रॉफिट को लाभ हानि नियोजन लेखे में ट्रांसफर करते हैं। ये हमेशा प्रश्न में दिया रहेगा। जो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, शेष लाया गया, ये क्वेश्चंस में दिया रहेगा लाभ। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के रूप में यहाँ पर आपको 50,000 रुपए दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 50,000 रुपए दिया हुआ है। ठीक, अब हमको साझेदारों को क्या क्या दिया जाएगा, क्या क्या मिलेगा, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले डेबिट में आता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। क्या होता है? पूंजी पर ब्याज। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 3 साझेदार हैं एक्स वाई जेड। कितने साझेदार हैं? एक्स वाई जेड, 3 साझेदार हैं। मान लीजिए इनकी पूंजी है, एक्स की पूंजी 50,000 है, वाई ने व्यापार में लगाया है 30,000 लगाया है और जेड ने 20,000 लगाया है। यहां पे प्रावधान है कि सभी साझेदारों को जो पैसा लगाए हैं उन पर उनको 10% की दर से क्या दिया जाना है? ब्याज दिया जाना है। तो आप इसका 10% हम क्या निकाल लेंगे? ब्याज, तीनों पर। तो इस तरह से कितना आया इसका? 5,000। इसका कितना आया? 3,000। इसका कितना आया? 2,000। तो कुल मिलाकर के फर्म जो है साझेदारों को कितना ब्याज दे रही है? 10,000 रुपए क्या दे रही है? ब्याज। अगर इनमें से एक्स वाई जेड, मैंने कल आपको थ्योरी बताया था कि इनमें व्यापार का संचालन किसी एक के द्वारा या इन सबके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर एक्स को उस संस्था का, उस फर्म का क्या बनाया गया है? प्रबंधक बनाया गया है, मैनेजर बनाया गया है। उनको कहा गया है कि आपको प्रशासनिक काम देखना है, तो वो अपना पूरा समय किस में दे रहा है? व्यापार में दे रहा है। जब अपना समय दे रहा है तो समय के बदले में क्या लेना चाहेगा? वो वेतन लेना चाहेगा। अगर हम उसके स्थान पे किसी प्रबंधक को रखते, किसी थर्ड पर्सन को रखते, इसको क्या देनी पड़ती? सैलरी देनी पड़ती। तो पूरा समय कौन दे रहा है? आ दे रहा है, एक्स दे रहा है। तो एक्स को क्या पाने का अधिकार है? वेतन पाने का अधिकार है। तो अगर एक्स को वेतन मिलेगा टू एक्स सैलरी अकाउंट, आ का वेतन रेखा। मान लीजिए तय हुआ था कि आपको हम 15,000 रुपए क्या देंगे? सैलरी देंगे। तो उसको क्या मिल रही है? 15,000 रुपए सैलरी मिल रही है। अब यहाँ पे वाई को बोला गया था कि आप क्या काम देखना है? आपको सेल्स का काम देखना है। आप जितना सेल करोगे उसका आपको हम क्या देंगे? 5% कमीशन देंगे। और उन्होंने मान लीजिए साल भर में 1 लाख रुपए का विक्रय किया है, तो 1 लाख का कितना होता है? 5%, 5,000 होता है। तो कितना मिलेगा उसको कमीशन? 5,000 मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वाइज कमीशन अकाउंट, वाई का कमीशन लेखा। और अगर आपने को विक्रय दिया हुआ है प्रश्न में, तो विक्रय का क्या निकाल लेंगे? 5% बोला है तो 5% निकाल लेंगे। तो इस तरह से इसका कितना कमीशन बन गया है? 5,000 रुपए। क्लियर है सबको? अब अगर इसमें एक प्रावधान है, अगर फर्म को कभी भी अगर धन की आवश्यकता है, ऋण की आवश्यकता है, तो वो कहां से लेगा? बैंक से लेगा या किसी थर्ड पर्सन से लेगा। तो भाई अभी हमने स्टार्ट किए हैं व्यापार, हम तुरंत बाहर कहीं से हम ऋण लेने जाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी? मार्केट में गुडविल क्या होगी? खराब हो जाएगी। तो हम कहते हैं हमने आपस में कोई फर्म को अगर कोई ऋण देना चाहता है तो दे सकता है। तो इसमें एक्स सक्षम था, एक्स बोला मैं ऋण देने के लिए तैयार हूं, और तत्काल इनको 20,000 रुपए की आवश्यकता थी। तो उससे हमने क्या लिए? 20,000 रुपए लिए। तो उसको 20,000 रुपए पर एक्स को क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा, जिसको हम यहाँ पे कहेंगे एक्स लोन, एक्स लोन इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट ऑन ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स, ऋण पर ब्याज। ठीक। अब मान लीजिए हमने इसने 20,000 रुपए का ऋण दिया था, तो और नियम है अगर प्रावधान तय नहीं है तो 6% की दर से क्या मिलेगा इसको, ब्याज मिलेगा। तो कितना ब्याज मिला इसको, 1200 रुपए। तो 1200 रुपए को क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई साझेदार फर्म का हम संचालन कर रहे हैं, हम समय दे रहे हैं, तो भाई प्रत्येक साझेदारों को कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो फर्म से क्या कर सकता है, पैसा आहरण कर सकता है, स्वयं के उपयोग के लिए अपने फर्म से क्या निकाल सकता है, पैसा निकाल सकता है, आहरण जिसको हम कहते हैं। तो क्या जिस प्रकार फर्म जो है साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देती है, ठीक उसी प्रकार उससे क्या लेती है, आहरण पर ब्याज लेती है, जो फर्म के लिए क्या है, लाभ है। इसलिए वो कहां लिखा जाता है, क्रेडिट साइड में आ जाता है, आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मान लीजिए एक्स वाई जेड तीनों ने अपने अपने स्वयं के उपयोग के लिए 10,000 रुपए निकाले हैं। अब इन पे यह प्रावधान था, क्या देंगे, 5-5% ब्याज लेंगे, तो इनका 5-5% ब्याज निकालेंगे। तो 5-5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 500 रुपए। तो इस तरह से फर्म को 1500 रुपए साझेदारों से क्या मिल जाएगा, ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कुछ हो सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि हमारे फर्म में कोई एडिशनल खर्चे हो जाए, कोई आकस्मिक रिजर्व बनाते हैं हम, कैजुअल मेंटेनेंस के लिए हम क्या भविष्य के लिए कुछ कर सकते हैं, तो अगर होगा, या मैनेजर, हमने बाहर व्यक्ति को मैनेजर बनाए हैं तो मैनेजर की सैलरी भी आ जाती है इसमें, प्रबंधक का वेतन होगा तो लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। मैनेजर सैलरी या मैनेजर्स कमीशन होने पर, अन्यथा नहीं लिया जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि इसके डेबिट साइड में जो जो साझेदारों को राशि भुगतान की जा रही है उन कॉलम उसको कहां लिखा जाता है, डेबिट में लिखा जाता है, और जो साझेदारों से जो राशि प्राप्त होती है उसको कहां लिखा जाता है, क्रेडिट में। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। इन दोनों का क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। तो अंतर निकालेंगे तो जैसे इधर का टोटल कितना आ जा रहा है, एग्जाम्पल के रूप में 51,500 आ रहा है। कितना आ गया, 51,500 आ गया। तो उस 51,500 में हम क्या करेंगे, डेबिट में जितने भी आइटम्स आए हैं, तो कितना आइटम आया हमारे पास, 10,000 है, एक 15,000 होगा, 25,000 हो गया, 25 5 30,000 हो गया, 30 और 31,200। तो 51,000 इसमें 500 में से कितना घटा देंगे, हमारा कितना आया था, 10 5 5 30 31,200 आया था। तो 31,200 को घटा दो तो कितना अंतर आया, 20,300। कितना अंतर आ रहा है, 20,300। ये डिफरेंस कहां पे आया, डेबिट में आया। तो डेबिट में कम आता है तो इसको क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। दोनों का टोटल निकालोगे तो 51,000 क्या आएगा, 500 आएगा। तो ये क्या कहलाता है, शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट। क्या कहलाता है, नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ। तो कितना शुद्ध लाभ आया इनका, 20,300 रुपए का आ गया है, शुद्ध लाभ आ गया है। अब इस शुद्ध लाभ को तीनों साझेदार, कौन कौन, एक्स वाई जेड, आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसके लिए हमको बांटने का, विभाजित करने का के संबंध में हमको प्रश्न में जानकारी दी होगी। अगर ये अपने लाभ का वितरण क्या करते हैं, एक निश्चित रेशो में करते, मान लीजिए इनका निश्चित रेशो क्या था, 3:2:1 था, या हो सकता है 5:3:2 हो, या हो सकता है इक्वल इक्वल हो, बराबर बराबर हो, या हो सकता है पूंजी के अनुपात में हो। तो पूंजी के अनुपात में है कि तीनों की पूंजी दी है 50,000 30,000 20,000, इनका रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, 5:3:2 ही आएगा। तो इस तरह से 20,300 रुपए को
इसको जो 20,300 रुपए हमारा आया था, उस 20,300 रुपए का क्या करना है, हमको विभाजन करना है। तो 20,300 इंटू, अगर किसमें अनुपात हम बांट रहे हैं, मान लीजिए इनके 5:3:2 में, किसमें बांट रहे हैं, 5:3:2 अर्थात 5/10। तो 5/10 का आएगा, एक जीरो कटेगा, तो इसका निकालोगे कितना आएगा, 0, 5 दिया 15 और 5 एकम 5, इसको कितना मिला, 5 दूनी 10, तो इसको कितना मिला, 10,150। अगर किसको निकालने बोल रहा है वो 20,300 का 3/10, तो इसका हम निकालेंगे, तो 3/10 हो जाएगा, इसका करेंगे 0, 3 दिया 9, 0, 3 दूनी 6। उसी प्रकार 20,300 का क्या बोला है, 2/10, तो 2/10 निकालेंगे, 0, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो इस तरह से इनके लाभ का बंटवारा हुआ है 10,150, 6,090 और 4,000 कितना हुआ है, 60 हुआ है। जो कहां पे बांट लेते हैं इन लोग, एक्स वाई जेड में तीनों बांट लेंगे, 10,150 और इसका आया था 6,090 और उसका आया था 4,060। तो ये क्या बना बच्चों, ये बना है लाभ हानि नियोजन लेखा, जो इस प्रकार से बनाया जाता है जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो ये था लाभ हानि नियोजन खाता बनाना। अब कल हम आपको इसमें इसके संबंध में आपको बताएंगे कि इसके बाद इसमें जैसे पूंजी पर ब्याज की गणना की गई थी, तो पूंजी पर ब्याज की गणना किस प्रकार की जाती है, या आहरण पर ब्याज की गणना हमको दिया नहीं है तो किस प्रकार निकालेंगे। और उसी प्रकार से हमारा आ जाता है, अगर साझेदारों को कमीशन आदि दिया जाता है तो उस कमीशन की गणना किस प्रकार करते हैं। तो कल हम इसके अगले वीडियो में मैं आपको इसके संबंध में केवल क्या बताऊंगा, किस किस प्रकार से उसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो आज के लिए बच्चों लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनाते हैं ये आपका था। इस संबंध में आप अपने बुक में एग्जांपल्स में क्वेश्चंस में देख सकते हैं, या आगामी वीडियो में हम आपको एग्जांपल्स और 2-3 एग्जांपल्स बना करके समझाएंगे। नमस्कार बच्चों।